नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से जो बैरूनी इदारे हैं वो भी या पाकिस्तान में जो इस वक्त माशियात के हवाले से काम कर रहे हैं वो इदारे को खातर खा अच्छी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक ने भी पाकिस्तान की मुआशी जो सूरत हाल है उसको मज़ीद अबतर होने की नवीद सुनाई है। ख़ुद IMF की जानिब से भी जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो बेहतर नहीं थी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जो रिपोर्ट्स आ रही थी पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल के हवाले से वो बेहतर नहीं हैं। सियासी मामलात तो बहरहाल जो जवाबात आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से या जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से वो अलग मामला है। लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज जिसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, अब वो किसी भी मुआशरे के अंदर इंडिकेटर होता है कि वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम किस तरह से चल रहा है, मुआशी मामलात किस तरह से बेहतर चल रहे हैं। तो उसमें गुज़श्ता हमने एक हफ्ते में देखा बड़ी तेज़ी के साथ लोगों के खरबों रुपए डूब गए हैं। 6 खरब रुपए का, तकरीबन 6 अरब रुपए का नुकसान भी उसमें हुआ है। अब सूरत हाल आज हम ये जानेंगे द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से एक जानिब ये कहा जा रहा है कि बुरे दिन जा चुके हैं और अच्छे दिन आने की नवीद है। क्या वो अच्छे दिन वाकई आ रहे हैं? हुकूमत कोई ऐसी इस्लाहात कर रही है या उसके पास कोई बहुत बड़ा पैकेज आ गया है बैरूनी दुनिया से, या फिर कोई ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जून के बजट में कि सरमायाकार भी बाहर से आ सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जिस अरबों रुपए के हवाले से कहा जा रहा है कि वो डूबे हुए हैं वो भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस हुकूमत ने 9 महीने तक यह कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे जब तक अपने हालात बेहतर ना हो जाएं। अब IMF के पास भी जाया जा रहा है और IMF भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से खबरदार कर रहा है। लेकिन IMF के पास जाने के बाद क्या सूरत हाल बेहतर होगी या नहीं, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुख्तलिफ हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे जिनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल अगले 3 माह में यानी कि बजट तक क्या है और बजट में जब नए केसेस आएंगे तो सूरत हाल क्या हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरमायाकार हैं, माहिर मुआशियात हैं अकील करीम डेडी साहब। उनसे आगाज़ कर लेते हैं। डेडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान के मुआशी हालात मज़ीद ख़राब होंगे ये IMF ने कहा और वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि आलमी बैंक ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी पाकिस्तान से की है। तो क्या अब 9 महीने के बाद पाकिस्तानी मईशत इस सूरत हाल में IMF के पास ही जा रही है? तो जब IMF के पास जा रही है तो फिर इसका मतलब है जो महंगाई 6 माह में 9 माह में बढ़ गई, मज़ीद होने का भी अंदेशा है। ये ख्याल है कि जो IMF बात कह रहा है वो कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के आज जो कंडीशन है काफी बेहतर कंडीशन है। पाकिस्तान का रुपी एक्चुअल वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के डेफिसिट में कमी आई है, ट्रेड डेफिसिट में भी कमी आई है, रेमिटेंस बढ़ रहा है। बिजनेस एक्टिविटीज मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से स्लो जरूर भी है लेकिन टाइम के साथ साथ ये सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा, तो मेरा ये ख्याल है कि ये नंबर्स पाकिस्तान के इतने अच्छे हैं कि दुनिया के जितने भी इदारे हैं इन नंबर्स को देख के सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो पाकिस्तान को जब लोन दे रहे थे जब पाकिस्तान की रुपी ओवर वैल्यू था, लेकिन आज पाकिस्तान का रुपी ओवर वैल्यू हम नहीं कह सकते और ये सारी चीजें पॉजिटिव जा रही हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि रातों रात चेंज हो जाएगी, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप खास से अकील साहब आप खास से मुतमईन नजर आ रहे हैं जो सूरत हाल खास तौर पर जो IMF के मामलात हों या जो वर्ल्ड बैंक के मामलात हों या पाकिस्तान की बैरूनी सूरत हाल भी हो। हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं जो उनका ज़्यादा आज के प्रोग्राम की तारफ़ के हवाले से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। शौकत बस्सा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, लॉयर भी हैं। बहुत शुक्रिया बस्सा साहब आपके वक्त का भी। दीगर माहिर मुआशियात भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे, उनसे भी इस सूरत हाल पर बात होगी। बेग साहब, अकील साहब तो काफ़ी मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं कि जो सूरत हाल थी उससे बेहतरी होगी और आने वाले वक्त में बेहतरी के आसार भी हैं। आने वाला है बजट भी, अब करीब 2.5 माह रह गए हैं, बजट भी अनाउंस होने वाला है और ये कहा गया कि हालात की बेहतरी की जानिब है। वाकई हालात की बेहतरी की जानिब है? बहज़े से सनतकार आप वाकई देख रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, अकील भाई की मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और हमेशा पॉजिटिव बात करी हम, हर दौर में वो मुस्बत बात करते हैं, पैनिक नहीं क्रिएट करते वो कि जी अल्लाह ने चाहा अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मैं जिस पोजीशन से यहाँ बैठा हूँ
वो पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के एपेक्स बॉडी है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उसका मैं सीनियर नायब सदर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और कल मैंने और हमारे सदर ने और तमाम भाई सुदूर ने पूरे पाकिस्तान बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की दी थी, उसमें पूरा आपका मीडिया आया हुआ था और उसमें जो बातें की गई हैं वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। बिजनेस कम्युनिटी की इस हुकूमत जब ये आई थी तो बड़ी उम्मीदें थी। एक तो ये क्रेडिबल हुकूमत थी, करप्शन वगैरह के कोई ऐसे इल्ज़ामात कुछ नहीं थे। इमरान खान के बिलखुसूस एक शख्सियत ऐसी थी कि जिसके बारे में एक रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ समहाउ माशी इंडिकेटर ख़राब होते जा रहे हैं और उसका एतराफ़ हम नहीं कर रहे बल्कि इंटरनेशनल इदारे भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हालत यही रहेगी, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह ने चाहा ये हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ लोएस्ट लेवल पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है कि भाई ये 3.5, फिर उसके बाद 2.9%, या 2.7% की बात हो रही है। IMF ने भी यही कहा कि डेट रिपेमेंट का प्रेशर रहेगा, रुपये पे प्रेशर रहेगा और कर्ज़ों की अदायगी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जिनको कहते हैं उसका प्रेशर रहेगा और करंट अकाउंट का जो खसारा है वो उस टारगेट से बहुत आगे निकल चुका है जो IMF ने पहले हमको इंडिकेट किया था। तो अब हुकूमत कोशिश कर रही है, इसमें भी मुझे कोई इनकार नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन समहाउ रिजल्ट नहीं आ रहा है। रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करके कोई 35% डेप्रिशिएट हुआ है जनवरी से मार्च तक का, और एक्सपोर्ट बढ़ी है 1%। और अगर मैं मनफी बात करना चाहूँ तो मैं मार्च में कहूँगा 13% कम हुई है, लेकिन मैं मार्च की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं टोटल जब से रुपये डी वैल्यू हुआ है 20% हुआ, उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट 1% से बढ़ी है। सही। तो जो एक हम दवाई दे रहे थे कि भाई डी वैल्यू करके एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, वो दवाई जो है वो काम नहीं कर रही, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक माहौल ऐसा पैदा हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ने जो अरबों रुपए लोगों के धुल गए, और वो किस वजह से हो रहा है, हम बयानात ऐसे दे रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर ने बयान, एक मिनट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया कि जी जंग हो सकती है 23 तारीख तक जी। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है ICU से मैं निकाल लिया है। भाई मायशत है, वो मर्ज नहीं है, बीमार नहीं है, वो ICU की चीज़ नहीं है, मुल्क की मैशत है। इसको तो हमने लिंक ही नहीं करना चाहिए। एक कहते हैं कि जी हम कंगाल हो गए हैं, जी हम डिफॉल्ट कर, खुदारा हम आपके साथ हैं। बिजनेस कम्युनिटी ना पैनिक कर रही है, ना ये कह रही है कि जी शटर डाउन या हड़ताल, हम आपके साथ दे रहे हैं। अभी हम 15 तारीख को इस्लामाबाद में जा रहे हैं, सही, स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंस में प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मामला ये होता है कि इधर से कोई बयान आया, उधर से कोई फैसला आया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाती है। शौकत बसरा साहब, हमारे साथ माहिर मुआशात भी लोग मौजूद हैं, आप भी वैसे थे लॉयर, लेकिन आप वैसे थे हुकूमती जमात, एक रहनुमा भी। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप कम से कम एक गलत उम्मीद या गलत बात ना करें, लेकिन ऐसी बात ज़रूर ना करें कि जिससे आपके मुआशी तौर पर नुकसान हो सकता है, कौम जो है एक एतमाद में हो, उसका एतमाद लूज़ हो सकता है। तो एक जानिब अगर कोई जंग की खबर बात करेगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस पे उसका असर पड़ता है। दूसरी जानिब जो जिस किस्म के बयान बार बार बात हो रही है, रज़ाक दाऊद साहब बात कर रहे हैं जी महंगाई बढ़ जाएगी, मजीद इसको डी वैल्यू करना पड़ेगा, वज़ीर ख़जाना ये बात करते हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि इमेच्योरिटी फैसलों के साथ साथ बयानात में भी है आपकी जमात में। मुदस्सर, पहली बात तो अकील करीम डैडी साहब बिज़नेस कम्युनिटी में और पाकिस्तान की इकानमी में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, उनका भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और हमेशा उनको मैंने पॉजिटिव बात करते हुए देखा है। दोनों का बहुत एहतराम है मेरे लिए। और देखें, राय दोनों भाइयों ने दी है। पहली बात तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो लोग जिम्मेदारान हैं उनको बात बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, बड़ी कैलकुलेटेड करनी चाहिए। जब इस किस्म का बयान सामने आएगा तो डेफिनेटली एक जो हल्के हैं जहाँ पर एक बिज़नेस कम्युनिटी बैठी है और पहले ही बिज़नेस के हवाले से काफ़ी चीज़ें टाइट ऑन हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है एक डेफिनेटली एक परेशानी आएगी, टेंशन आएगी। लेकिन मैं एक बात की तरफ, अकील करीम डैडी साहब ने जो बात कही जी, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जिस लिहाज से चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि जब एक मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, तमाम
तमाम इदारे जो हैं वहाँ पर एक फेवरेटिज्म चल रहा था, वहाँ पर डेली बेसिस के काम हो रहे थे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स थी। जब आप किसी मुल्क को ठीक करने आते हैं ना मेरे भाई, फिर इंस्टीट्यूशन की रिफॉर्म्स होती हैं, वहाँ पर फिर रातों रात उसके रिजल्ट नहीं आते। जो जैसे अकील करीम डैडी साहब ने कहा, ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं और मीन पॉलिटिक्स और पॉपुलर पॉलिटिक्स में बहुत कम फ़र्क है। अगर तो हमने वोटों की पॉलिटिक्स करनी है, अगर तो हमने दोबारा से फिर वही काम करने हैं जो माजी की हुकूमतें करती रही हैं। देखे ना हुआ क्या, यहाँ पर वो पंजाबी जी कहते हैं पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। 30,000 अरब आपने ले लिया और डेली आज हम 600 करोड़ रुपया सूद अदा कर रहे हैं माजी के जो कर्ज लिया गया उसके ऊपर। आप ये देखें कि अब हमारी हुकूमत कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रही है। मैं आपको मिसाल देता हूं, शायद मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी दी थी। मोटरवे आपने बनाया, उसके लिए कर्ज लिया, उसका कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया, बाद में आपने मोटरवे को फिर गिरवी रख दिया। देखना अब हुकूमत जो है बड़ा सोच समझ के चल रही है। हम पहले दिन IMF के पास नहीं चले गए, यहाँ भी मुख्तलिफ राय है। कुछ दोस्त बिजनेस कम्युनिटी के ये कहते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं हमें पहले चला जाना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक्सप्लोर किया अपने उन दोस्त ममालिक को जो पाकिस्तान के साथ जिनके टर्म्स भी अच्छे नहीं थे, विजिट भी नहीं कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखिए, चाइना हो, मलेशिया हो, आपका UAE हो, कतर हो, तमाम के तमाम ममालिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान का इन्वेस्टर भी, उसका भी हौसला बढ़ेगा। फिर और दूसरी बात देखिए, अभी IMF के पास हम जा रहे हैं। डेफिनेटली खुद मैं ग्राउंड लेवल पे आदमी हूँ, मिर्जा इख्तियार बेग साहब सही कह रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, सुई गैस के बिल बढ़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी परेशानी आई है। लेकिन फिर मैं आपको कहूँ, जो तबका जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया है वो क्या कहते हैं, महंगाई किस दौर में नहीं बढ़ी? मुदस्सर मुझे आप ये बताइए, किस दौर में नहीं बढ़ी? हर दौर में बढ़ी। और उसकी वजह क्या हुई? हमारी पॉलिसी प्लानिंग शॉर्ट टर्म रही। अब इमरान खान को वोट मिला है पाकिस्तान में, एक फिक्रा ले लें। लोग कहते हैं कि इमरान खान चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को जो हर डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जो टैक्स चोर बैठे हैं, जिस तरह बिजली चोर बैठे हैं, यानी कि जिसने पाकिस्तान का 70 साल डाके पड़े हैं, इस मुल्क को लूटा गया है, दोनों हाथों से लिख दिया। तो अल्लाह की रहमत है कि मुल्क बचा हुआ है। क्या 8 महीने में इमरान खान जिम्मेदार हो गया इन तमाम चीज़ों का? इमरान खान तो मुल्क में हुक्मरानी नहीं कर रहा, इमरान खान मुल्क को ठीक कर रहा है। और मुझे खुदा पे यकीन है कि जब एक ऑनेस्ट आदमी, एक अपराइट आदमी जिसकी नीयत साफ होगी तो अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। वो ठीक करने के नतीजे आने वाले दिनों में मुझे कब तक हम भी इसी उम्मीद पे हैं कि वो ठीक करने के नतीजे कैसे आ सकते हैं। जब बेग साहब ने भी बात की थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे चलेगा, उसमें बेहतरी हो सकती है, वो भी उनसे पूछेंगे। लेकिन अकील साहब से पूछ लेते हैं कि कोई स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी अकील साहब ने बड़ा एक वक्त गुजरा है। अकील करीम डैडी साहब, स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क की, जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा कि वो एक सूरत हाल होती है कि वहाँ पर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम कैसा है। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा करीब जो है वो 6 खरब के करीब गालिबन मैं फिगर आगे पीछे तो डूब गए लोगों के। अब क्या इसकी वजह हुकूमती इक़दामात हैं या कोई मामला और है? देखें, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे अवामिल होते हैं जो उस पर इम्पैक्ट करते हैं। हमने जो देखा है कि इस स्टॉक एक्सचेंज को मंदी की तरफ धकेलने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, हो रही हैं। ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं जो 50,000 पे उछल उछल के शेयर खरीदते थे, आज वो साइडलाइन में बैठे हुए हैं। तो ये तो मैं नहीं कहता कि इस स्टॉक की मंदी को हम उसका ये मतलब ले लें कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात खराब है। इक्विटी मार्केट में इस वक्त जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा उसको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है और कुछ गवर्नमेंट के अपने इदारे साइडलाइन बैठे हैं। अब उसकी वजह क्या है ये तो गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर समझ सकती है। हम अभी भी इस वक्त भी कॉन्फिडेंस है हमें, हम समझते हैं इक्विटी मार्केट ने टर्न अराउंड करना है और यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो डेफिनेट मार्केट से पैसे बना सकता है। सही। और दूसरा जो इस वक्त डॉलराइजेशन का जो बना हुआ है माहौल, वो आपको नुकसान की तरफ ले जा सकता है, प्रॉफिट नहीं दे सकता। क्योंकि आज जो रुपये की वैल्यू है, मेरा ये ख्याल है कि यहाँ से रुपये डॉलर पेरिटी में इजाफा नहीं हो सकता, रिवर्स हो सकता है, रुपये स्ट्रांग हो सकता है, वीक नहीं हो सकता।
तो मैं समझता हूँ लोगों को इस टाइप की इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करना चाहिए। और हमारी इकोनॉमी ठीक है, स्लो डाउन जरूर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छी खबरें हैं जो इस वक्त हम समझते हैं कि लोगों को देखनी भी चाहिए। ये तो आप अकील भाई बहुत बड़ी बात आपने कर दी है कि ये जो है वो डीवैल्यू डॉलर तो हो सकता है, पाकिस्तानी रुपीस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, सूरत हाल बेहतर। मैं बेग साहब मैं चाहूंगा इस पे आप जरूर कमेंट भी करें। दूसरा ये है कि सख्त फैसले भी तो बेग साहब होते हैं ना। अब हुकूमत आई है, उसके पास इतना बोझ था कर्जों का, जो सूरत हाल है, तो बेग साहब इस पे जो सख्त फैसले हुकूमत ले रही है, उन फैसलों की तो फिर हिमायत जरूरी है। देखिए मुदस्सिर, आप जानते हैं मुझे बहुत प्रोग्रामों में जी मैं आता हूँ, बस आपके साथ हूँ, ये बात जरा सुन लें, बहुत जरूरी है। वो सवाल आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी सवाल बेग साहब मेरे बड़े भाई हैं। मैंने बेग साहब ने 25 साल एक पार्टी में काम किया है और माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव आदमी है बिजनेस कम्युनिटी में। बेग साहब ये बताएंगे कि आप, ठीक है, एक तनकीद हो रही है, आप बताएं कौन कौन से स्टेप्स ले गवर्नमेंट जिसकी वजह से चीजें बेहतरी की तरफ बढ़े, ताकि हम उन स्टेप्स की तरफ जाएं। सही। अभी देखना अकील करीम डैडी साहब ने, कहूंगा, इतनी जबरदस्त बातें की हैं जिससे इंशाल्लाह ये इकोनॉमी डेवलप करेगी। बिल्कुल वही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई भी आपकी जिम्मेदारी। देखिए पहली चीज तो यह है कि मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड भी ले आऊं कि वाकई में इस हुकूमत को बहुत मैस मिला है पिछली जाने वाली हुकूमत का। कर्जे बिलखसूस बहुत ज़्यादा थे, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा हुआ था, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी क्योंकि उन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली कंटेन करके रखा हुआ था। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मिली सही, और इससे मुझे कोई इनकार भी नहीं है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि बैलेंस शीट तो डॉक्टर के पास थी ना, कि सर्कुलर डेट कितने हैं, पब्लिक सेक्टर लॉस में क्या कंस्टिट्यूशन कितनी है, कर्जे कितने हैं, तैयारियां भी थी, और इनको पहले दिन से बतलाया हुआ था कि आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, तो इनको कुछ होमवर्क करना चाहिए था। अब हम सब बातों को छोड़ के, क्योंकि पॉजिटिव बात की जाए, अब क्या करा जाए, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी मैशत है। हम चाहते हैं इमरान साहब कि हुकूमत कामयाब रहे और 5 साल पूरी करे, और उसमें फेडरेशन पूरी तरह ताबून कर रही है, और हमारी मीटिंगें भी उनसे हुई हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से हुई हैं। चेयरमैन अबियार बेचारे आए थे, उन्होंने रेट पे हमारी बात मानी और उन्होंने रुकवाया। मैं सलाम पेश करता हूँ उनको। अब करना क्या है, कल हमने जो प्रेस के सामने खोला है अपनी बुक बजट की, हमने कहा क्योंकि अब IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, हमारे अपना स्टेट बैंक, सबकी प्रेडिक्शन है कि ग्रोथ कम होगी जी। और इसको अगर कोई कहता है नहीं बढ़ेगी, तो मैं फिर बहस करने को तैयार हूं। तो यही मान लेते हैं कि हाँ कम होगी। ये हो सकता है कि 2.5 ना हो, 2.9 हो जाए या 3 हो जाए, सही है ना। अब करना यह है कि इस आने वाले बजट में पूरा फोकस हो कि ग्रोथ ओरिएंटेड हमारा बजट हो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। वो तमाम इंसेंटिव जो जेब से निकाल के आप रख सकते हैं एक्सपोर्टर को देने के लिए, वो निकाल दें आप, कि एक्सपोर्ट बढ़े किसी तरह से, और ये ग्रोथ जिसका दुनिया की कह रही है, हम उसको गलत साबित करें कि जी नहीं हमने रिबाउंड करा है और हमारी ग्रोथ जो है वो 5% प्लस अब भी रही है। तो इस बजट में एक्सपोर्टर के रिफंड्स हैं जो रुके हुए 3-3 साल के, 300 अरब रुपए के करीब, वो वापस करो। ये मैं शौकत साहब का, बसरा साहब का जवाब दे रहा हूँ जो वो सुनना चाहते हैं। 80 अरब का जो अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज में उन्होंने डिस्काउंट प्रॉमिसरी नोट दिया था सेल टैक्स के रिफंड्स का, उसका मैकेनिज्म अभी सामने नहीं आया है। वो तो दे दो भाई, ये तो ऐलान हो गया, बिल भी फाइनेंस बिल पास हो गया, बजट से भी पहले हो जाए। फिर इसके बाद आप ये देखें कि हमारे मुल्क में खौफ हरास की फजा ने मुश्किल क्रिएट की हुई है। इसमें वो कुछ भी कर लें, ये नहीं होगी चीज़ से, इस फिजा को सही करें। फिजा में क्या हो रहा है कि आपने बेनामी अकाउंट 2019 का बना, ये शेयर बंदे हैं, ये कहते जी हम 2019 में इंप्लीमेंट कराएंगे, और 6 नोटिस भी दे दिए। उससे लोग घबरा गए, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था जब से बेनामी अकाउंट चल रहे हैं। कोई ट्रांजैक्शन खरीदता मकान या दुकान तो 30% 40% देता है, बाकी 2 नंबर अकाउंट होता है जो अनडिक्लेयर्ड होता है, नीचे से होता है, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें दूसरे अकाउंट का होता है।
तो इसको रेगुलराइज करें। शुक्र उन्होंने हमारी बात मानी, एमनेस्टी के लिए हमें कहा, हमने उन्हें प्रपोजल भी दिया और चंद दिनों में एमनेस्टी आने वाली है ऑर्डिनेंस के जरिए, ताकि वो दरवाजा खुले और लोग रेगुलराइज करा लें। जो 70 साल से चल रहा था वो खत्म हो जाए। जरूर आगे एमनेस्टी पे चल के जरूर आगे बात करेंगे, क्योंकि ये मुझे याद है कि जब पिछली एमनेस्टी आई थी तब भी हम प्रोग्राम किया, आप भी थे उसमें भी खातर खाओ जो इजाफे की बात हो रही थी। ये बेनामी का इस वक्त खास फोकस है, बेनामी पे है। तो और ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट की रुकिंग एक फाइल सही मूव नहीं कर रही। अकील भाई भी, अभी हम बैठे थे एक डिनर पे, मुझे इस्लामाबाद लेके जा रहे थे कि फेडरेशन की तरफ से, यार बैठो ये चीज इस तरह से करानी होगी। सही हमने बैठ के डिस्कस किया, हम जा रहे हैं। अभी भी मैं 15 को जा रहा हूँ इस्लामाबाद में, स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल असेंबली की है फाइनेंस की, उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सही, हम उसमें यही सब बातें हैं। ये सारी चीजें तो उसके बाद हम देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन एक और चीज जो खबर बसर साहब आपकी भी नजर से गुजरी होगी वो है कि आइंदा जो वफाकी बजट है उसमें 790 अरब रुपए के नए टैक्सेस अब आ रहे हैं। अब टैक्सेस जब नए आते हैं उससे ये होता है कि एक तरफ तो मईशत बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पर वो जाकर टैक्सेस आकर गिरते हैं। अब टैक्स इस्लाहात 5 साल डार साहब भी कहते रहे नहीं हो पाई, अब भी टैक्स इस्लाहात की बात हो रही है, तो अभी तक भी मामलात वहीं पे है। फेडरेशन के साथ क्या मामलात हुए हैं, कितनी क्लैरिटी, वो भी बात करेंगे। लेकिन आप नहीं समझते ये जो टैक्सेस का बोझ है ये गरीब आदमी के लिए बहरहाल मुश्किलात एंड पे क्रिएट करेगा, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम से डायरेक्ट लिंक होता है, बिजली पानी गैस के बिल है, राशन बढ़ने का, तो ये तो एक बोझ आप बढ़ाने जा रहे हैं जून में। मुदस्सर आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। पहली बात इसहाक डार साहब का खुदा के वास्ते ये जब टीवी चैनल्स वाले नाम लेते हैं और उनके इंटरव्यू लेते हैं उनके ना लिया करें। अगर वो इतने तो नाम ले रहे हैं कि उन्होंने 5 साल यही तो मुल्क को दलदल नहीं सुने उन्होंने मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल दिया, मुल्क को लूट लाट के बैंकरप्सी करके खुद मौजें उड़ा रहे हैं वहां पर बरतानिया के अंदर। अगर इतने ही सिंसियर हैं इस कंट्री के साथ तो आ जाए ना, उनको पाकिस्तान की अदालतें भी बुला रही हैं, मुल्क भी बुला रहे हैं, आकर यहाँ बताएं कि हम क्या बेहतरी करें। अच्छा सुने देखें, बात फिर वही आ जाती है। मैं देखें बड़ी अच्छी बातें की है साहब ने अभी कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अकील करीम डैडी साहब ने कहा, बिल्कुल एक बात आप ज़हन रखें कि जो हमने मिनी बजट दिया था, पाकिस्तान की तारीख का वाहिद बजट है जिसमें गरीबों पर टैक्स नहीं लगा, बल्कि वो टैक्स माफ किए गए। और वो लोग जो यहाँ पर उनको ये पता ही नहीं हमारी कितनी जायदाद है, हम कितने अमीर हैं, हमारे घर में कितनी लैंड क्रूजर्स खड़ी हैं, हम दुनिया में घर कहाँ का, उनको हम टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ डेफिनेटली होता यही है कि जब आप टैक्स बढ़ाते हैं चीज़ों पे, वो नीचे तक फिर वो जो हमारी आवाम है और जो एक माफिया होता है उसमें गरीब भी उसमें फिर मुतासर होता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो लोग जो बिलो पॉवर्टी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन पर टैक्स ना लगे, लेकिन वो लोग जरूर टैक्स की जद में आए। अभी भी क्या हो रहा है मैं आपको मुदस्सर बड़ी अहम बात बताऊं, यहां पर वो लोग जो अरब और खरबपति थे, खुद पाकिस्तान का वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब, यहां टैक्स देने का तो रिवाज ही नहीं है, वो 5000 रुपया टैक्स देते रहे इस कंट्री को, और अरबों खरबों के मालिक हैं, 4 बर्रे आजमों में उनकी जायदादें हैं। आप तो वो कौम के सामने भी आ गई। यहां पर वो लोग जिनकी जो अरबपति और खरबपति हैं, ट्रिलियन उनके पास है, लेकिन टैक्स देने का रिवाज नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाएंगे। वो जो 790 अरब की आप बात बता रहे हैं उन लोगों को नहीं लाएंगे जो गरीब आदमी है, जिनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। सरमायाकार के लिए कितना अहम होगा कि अगर वो टैक्स बढ़ता है उससे क्या फायदा हो सकता है। अकील करीम डैडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी, शौकत बसर साहब आप भी हमारे साथ हैं। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात होगी। के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जाना भी। अकील साहब, आइंदा विफाकी बजट में, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा, 790 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। सरमायाकार है या तनख्वाहदार तबका है या अवाम है, टैक्सों के जो निज़ाम है और टैक्सों का जो बोझ है, बहरहाल वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो ये जो नए टैक्सेस और नई चीज़ें आपको लगता है इन्वेस्टर्स के लिए कोई अट्रैक्शन है या ये भी फिर एक बोझ ही होगा? मेरा ख्याल है कि देखिए टैक्स हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इस वक्त फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है और ये फिस्कल डेफिसिट हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है।
और अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को शायद नए टैक्स ना लगाने पड़े, लेकिन जो टैक्स नेट से बाहर हुआ है उसको टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। और 300, 400, 500 बिलियन रुपए का टैक्स नेट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जब एफबीआर में अच्छे रिस्पॉन्स किए जाए तो मैं समझता हूँ वो इदारे में इतनी कैपेसिटी है कि ये 5,000 अरब तक कलेक्शन कर सकता है। और ये भी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त तो स्लो है, लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि एक्टिविटीज बेहतर हो सकती हैं। और अभी बजट में भी 1.5-2 महीने बाकी हैं, क्योंकि अब 2 महीने और ये अप्रैल के कुछ दिन बाकी हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान आगे आगे बेहतरी की तरफ जाएगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ इस दफा अच्छी आ सकती है। लास्ट टाइम भी हमारे पास वीट वगैरह सरप्लस थी, इस दफा भी बारिश से बहुत हुई है तो इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और बाकी इंपोर्ट वगैरह जो कम हुई है वो भी अच्छे नंबर्स हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल आगे बेहतर होगा। और हम तो टैक्स के बगैर तो रियासत वो नहीं चल सकती, लेकिन टैक्सों के निज़ाम को बेहतर करना बेग साहब वो बहुत बेहतर है। एक जुमला बड़ा चलता रहा, मैं जी बसर साहब देखें, क्योंकि अकील करीम डैडी साहब ने चले जाना है, मैंने उनकी मौजूदगी में सिर्फ एक फिक्रा कहना है जी। माशाल्लाह दोनों भाई हमारे अकील करीम डैडी साहब भी और इख्तियार बेग साहब भी दोनों अपने अपने फील्ड के स्टॉलवर्ड्स हैं, आइकॉन है बिजनेस के। दोनों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, असल में बदकिस्मती से हमने अपनी पाकिस्तान को हमने ना शिकारगाह समझा हुआ है, जिदा दा लगदा और लुटन तो लगा है। मैं समझता हूं कि हमारे ये दोनों भाई सिर्फ इतना काम करें कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो अरबों खरबों कमा रही है इस पाकिस्तान की वजह से, अगर वो किसी दुनिया के और मुल्क में होते तो उनको पता चलता टैक्स का रवाज क्या होता है, वो तो ऑटोमेटिकली कट जाता है। सिर्फ इतना जोर लगाएं, हमें सेमिनार करने चाहिए, हमें अवेयरनेस देनी चाहिए बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, चूंकि इख्तियार बेग साहब के अंदर है कि हम टैक्स अदा करें, जो फर्ज कौमी फर्ज है हमारा। देखिए, हम अगर इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की वजह से इतनी इज्जत दी, इतना पैसा दिया, इतना नाम दिया, अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो यही इकोनॉमी है जो आगे बढ़ेगी। और तमाम हुकूमतें, खा वो किसी भी हुकूमत आए, पाकिस्तान हम सबका है, पाकिस्तान के लिए कम से कम हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है दोनों भाइयों से। बिल्कुल ठीक है, फैसिलिटेट करना हुकूमतों का काम है कि आसान हो जाए। बेग साहब, दूसरा ये है कि एक तो ये टैक्स के हवाले से उन्होंने भी बात की, मैं चाहूंगा उसका भी रिबटल। दूसरा, करप्शन का बड़ा हमने सुना गुज़श्ता तकरीबन 2.5 से 3 साल में करप्शन का लफ्ज़ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमतें करती हैं ये हो गया। ये करप्शन से कितनी बड़ी बीमारी होती है कि ये मईशत इस हालत पे है, करप्शन का भी एलिमेंट उतना ही अहम है। जी, मुझसे पूछा मुदस्सिर जी 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 हाँ, मैं 2 बातें, एक तो शौकत बसरा साहब आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बतलाऊं, अभी चेयरमैन एफबीआर अपनी पूरी टॉप टीम के साथ चीफ कमिश्नर, चीफ कलेक्टर्स के साथ फेडरेशन में आई थे जी। और मैंने उन्हें प्रेजेंट देते हुए आखिर में कहा, मैंने कहा स्लाइड देखें ज़रा आप, 2004 और 2005 में टोटल रेवेन्यू हमारा था 600 अरब रुपए। गुज़िश्ता साल ये हो गया 3,800 अरब रुपए रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। इस साल 2 महीने के बाद हमारा टारगेट है 4,400 अरब रुपए। तो 600 अरब से 4,400 अरब ये किसने दिए? आसमान से नहीं आए, जमीन से नहीं आए, यही बिजनेस कम्युनिटी है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ा है, वो वही 9-10% है, लेकिन रेवेन्यू कितने गुना हो गया, 600 से 4,400 अरब। ये बिजनेस कम्युनिटी नहीं दिया है। बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी का तो टैक्स ही नहीं हमारे पास, देखिए ना। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है, करप्शन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। हर चीज करप्शन नहीं होती, सही, अच्छी गवर्नेंस का एक एलिमेंट और होना चाहिए। फेडरेशन कभी सपोर्ट नहीं करती कि आप माशियत की दस्तावेजी शक्ल ना हो। हमने खुद बोला है कि नहीं, माशियत की दस्तावेजी शक्ल की टैक्स नेट में लोगों को लाएं, क्योंकि रेवेन्यू नहीं होगा, एक्सपेंडिचर्स आप कहाँ से पूरा करेंगे, तरक्याती मंसूबे कहाँ से करेंगे, वगैरह वगैरह। और हम साथ दे रहे हैं हुकूमत का थ्रू आउट। हमने ये भी किया, नॉन फाइलर के ऊपर आप जो एक्शन लेना चाहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन फाइलर जो हैं, रजिस्टर एनटीएन है, उनको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि पैनिक क्रिएट हो जाता है, फिर हाथ उठा लेता है, वेट एंड सी में चला जाता है, और सरमायाकार सबसे ज़्यादा फिर जो होता है वो शर्मिला होता है, वो ज़रा सी इस तरह की बातों से पीछे हो जाता है। तो हमें पूरी, हम यकीन से हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे। फेडरेशन नॉन टैक्स पेयर का हामी कभी भी नहीं है।
करप्ट लोगों की हम बिल्कुल नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन करप्शन से ऐसी फिजा ना हो कि ना ब्यूरोक्रेसी साइन कर रही है, ना रियल एस्टेट वाले की कोई फाइल मूव कर रही है, वो जो इब्तदाती इकोनॉमी खौफ का जो है, खौफ का एलिमेंट वो नहीं होना चाहिए। हाँ, आसान होना चाहिए ज्यादा मामला। एफबीआर के मामला हैं तो आसान होना चाहिए। फेडरेशन आपके साथ है, सही, और हमारा अपना मुल्क है और इसमें हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी हमारा जिम्मेदारी है कि हम तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएं। इन्हें सही है। आपने जो मुझसे पूछा तजावीज, मैंने दिल से आपको बताया, और यही तजावीज आप जुमला देना चाह रहे थे, तजावीज से मुतमईन हुए आप? जो तजावीज दी जा रही थी बेग साहब से की जानिब से भी बहुत अच्छी मैं समझता हूँ। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने बहुत कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव गुफ्तगू की है। और एक बात मैं और आपको मुदस्सर मैं एक फिक्र कहना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। ये जो खौफ की फ़ज़ा है ना, ये हमने खुद भी कन्वे की है असद उमर साहब को भी, हमाद अदर साहब को भी, और पीएम साहब के लेवल तक भी गई है। और आपको याद होगा उन्होंने एक दिन कहा था कि एफबीआर को रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर है ना, इसमें मैं समझता हूं कि एफबीआर ज्यादा ओवर एक्ट कर रहा है और ज्यादा अपनी पूर्तियां दिखा रहा है। यहां पर बिजनेस कम्युनिटी को अलग करना होगा, और ताकि बिजनेस कम्युनिटी के अंदर ये जो खौफ है ना, उसको अलग करने की जरूरत है। आप लाएं लोगों को टैक्स नेट में। ये फाइलर नॉन फाइलर के चक्कर में लोगों के अंदर मैं समझता हूं थोड़ी सी परेशानी आई है, जिसका हुकूमत को नोटिस लेने की जरूरत है, और उसके ऊपर ले रहे हैं। ये मैं आपको खबर देता हूं कि इसके ऊपर हमारी मिनिस्ट्री भी, हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि क्यों लोगों के अंदर ये बददिली फैलाई जा रही है। आप दोनों चीजों को अलग करें, बिजनेस को और टैक्स को। जब दोनों चीजें मिल रही हैं, उससे मसला आ रहा है। इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब। आपकी तजावीज़ भी हुकूमती नुमाइंदों को पसंद है, और देखते हैं कि अगले जून तक जो मामला वो कहाँ तक बेहतर होते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शौकत बसरा साहब, क्योंकि आगे चलेंगे, कुछ एक और मामला है, वो अदालती है, लेकिन सियासतदान की आज सज़ा की मुअत्तली का मामला हुआ। आज हनीफ अब्बासी साहब को आज सज़ा उनकी मुअत्तल होगी और रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। हनीफ अब्बासी जो एफिडेविट केस में जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, अहम कानूनी नकात को ये दरख्वास्त में कहा गया कि नज़रअंदाज किया गया। केस में नामजद दीगर 7 मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया गया। तो दरख्वास्त गुजार के खिलाफ सियासी बुनियादों पर यह केस बनाया गया। दरख्वास्त के अंदर मतन था और उस दरख्वास्त की बिना पर उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है। बैक टू बैक लाहौर हाई कोर्ट से वो केसेस जिनमें मामलात मुश्किल हो रहे थे, चाहे वो नैब का है या वो चाहे दीगर अदालतों का है। तो शौकत बसरा साहब, हैसियत है कानूनदान, आप समझते हैं कि ये एक फैसला बेहतर हुआ जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया? देखें, बात यह है कि ये तसलसल है जो हमजा शहबाज शरीफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन के हवाले से नहीं, बतौर एक कानूनदान के बात कह रहा हूँ। और ये बात बड़ी तेज़ी के साथ आपने देखा होगा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग हो रही थी, उस दिन ऑनरेबल जज साहब सुप्रीम कोर्ट के शेख अजमत साहब ने कहा कि ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं है जहां आप शोर वेवेला डाल के आप रिलीफ ले लेंगे। ये बहुत बड़ा एक वहां पर मैं समझता हूं उन्होंने ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग ऑफ द केस उन्होंने वो नुक्ता उठाया। इसका क्या मतलब समझते हैं मुदस्सर भाई आप? मैं समझता हूं कि अदालतें, जाहिर है अदालतें जो फैसला करती हैं वो सारा आंखों पे हुकूमत के, लेकिन फीलिंग ये आ रही है पब्लिक के अंदर कि ये जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिलने शुरू हो गए हैं नून लीग को, तो वो जाहिर है ऐसी प्रेसिडेंट्स कायम हो रही हैं जो कम अज कम माजी करीब में नजर नहीं आती हैं। आप देखिए, मैं खास तौर पे अभी जो कानून देखे केस पहले इंसदाद मनशियात अदालत ने उन्हें सजा दी थी, उससे बड़ी अदालत ने उन्हें जो है वो जमानत दे दी है। तो इसमें क्या प्रेसिडेंट सेट करने वाला मामला है? एक जानिब सजा हो रही है, दूसरा हो रही है, कानूनी सुकून है ना। देखें, मैं बताता नहीं, मैं आपको जरा थोड़ा सा इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा और मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। मैं पहले आप हमजा शहबाज का केस उठाएं, उसमें क्या हुआ था, क्यों तनकीद हुई? उसमें यह हुआ कि मुल्ज़म पेश नहीं हुआ, प्री अरेस्ट बेल है, इसको जरा समझें जी। मुल्ज़म पेश नहीं हुआ, अदालत छुट्टी है, वकील को अदालत भी खुली मिल गई, अबूरी जमानत भी मिल गई, उसी दिन नकूल भी मिल गई। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अब आ जाते हैं हनीफ अब्बासी साहब वाला केस। ऐसे जो मनशियात के केस हैं वहां पे भी इतनी जल्दी, जहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, इतनी जल्दी किसी मुल्ज़म को बेल नहीं मिली है। फिर मैं कहता हूं, जाहिर अब तो फैसला आ गया है,
फैसले के ऊपर हम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं जज जो बैठे हैं कोर्ट के अंदर वो बेहतरीन मुनसिफ हैं। लेकिन एक शेर मैं बस अपनी फीलिंग से कहना चाहूंगा और अर्ज करना चाहूंगा, उसमें मैं शायद बहुत कुछ कह पाऊं। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ तो हशर बर्पा क्यों नहीं करते। मैं आपको सिर्फ एक बताऊं मुदस्सिर इकबाल, आप मेरे साथ जेलों में चले चलें, जेलों में चले चलें, कुछ 70-80 हज़ार के करीब कैदी मौजूद हैं जिनके ऊपर बहुत छोटे छोटे जुर्म हैं। वो मरीज भी हैं, उनके घर भी पीछे कोई नहीं, सुबह रोटी बनती है, शाम को पता नहीं बनती है कि नहीं बनती है, भूखे वो लोग सोते हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनकी कोई जमानतें लेने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक फीलिंग जा रही है ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक, इसको कोर्ट को देखना होगा, या कोर्ट सो मोटो ले और वहां देखे कि क्या ज्यादती। और मैं आपको बात बताऊं, हाई कोर्ट तक तो कम ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 30% लोग आते होंगे, लेकिन जो 70% जो लोग लोअर कोर्ट्स में जलीलो रुस्वा हो रहे हैं, वहां पर जो मामला चल रहे हैं, उसका भी अदालतों को नोटिस लेना चाहिए और ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ अल्लाह करे उन लोगों को भी मिले जिनको अच्छे वकील। चलिए सर, ये अब फैसला बहरहाल आ गया है, इस फैसले को किस तरह से जो है वो चैलेंज किया जाता है ये तो अगले आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन बहरहाल जो आपके तासुरात हैं वो भी बहरहाल इस वक्त अहम है, लेकिन जो अदालतों ने फैसला किया है वो भी सर आंखों पर। बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। भी आगे बढ़ेंगे और सिंध के IT मामलात के हवाले से बात करेंगे कि सिंध की IT पॉलिसी बनाने पर इस वक्त काम तेज़ी के साथ जारी है। हमारे नुमाइंदे शाह संजरानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो तैमूर तालपुर जो IT के मिनिस्टर भी हैं सिंध के, उनके साथ हैं। तैमूर तालपुर, क्या अब IT मिनिस्ट्री अगले आने वाले दिनों में सिंध में करने जा रही है? जी, सिंध की पहली IT पॉलिसी बनाने के हवाले से अहम इजलास आज हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर तैमूर तालपुर की सदारत में, और हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आज हम उनसे बात करते हैं। तैमूर साहब, बिलाखिर अब सिंध जो है लीड लेने के लिए तैयार है और IT पॉलिसी पर काम शुरू हो गया। आज अहम इजलास हुआ है, क्या फ़ैसले किए हैं, ज़रा नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी आगे इस वक्त पे IT के हिसाब से सिंध को होना चाहिए था, पर कुछ चीज़ें जो लैकिंग थी उसको हमने पूरा किया है। सबसे पहले तो हमने पहली बार एक IT एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फॉर्मुलेट की है SNGD के थ्रू, जिसमें सारे आपके स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। सिंध IT बोर्ड की बनाने की बिगनिंग हमने की है और हम इंशाल्लाह 15 दिन में हमारी सेकंड मीटिंग होगी। बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है TORs बनाना, चाहे NI CVD हो, चाहे थर कोल के हमारे एंग्रो के प्रोजेक्ट्स हों। इस तरह से इंशाल्लाह बहुत जल्द IT की तरफ से भी के साथ मौजूद थे। और जो IT पॉलिसी क्या हो रही है प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर से हाजिर होंगे कुछ खबरों तबसरों तज्जियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।